नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं DA7 क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सितंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम सीटेट का होने वाला है। आज से लगभग 10 से 12 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है और इसमें आप लोगों को अब बेहतर से बेहतर ढंग से तैयारी करनी है और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। तो आज जो है दूसरा मॉक टेस्ट होने वाला है CDP का, जो कि आप सभी लोगों को देखना है कंप्लीट, और आप लोगों को लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बच्चा यदि यह समझने लगे कि वस्तु का आकार बदलने पर जो है उसकी मात्रा समान रह सकती है, तो यह किसका संकेत है? ऑप्शन है आपके सामने आत्मकेंद्रिता, संरक्षण, अनुकरण व केंद्रीकरण। इसमें से आपका कौन सा राइट ऑप्शन है, ये आप सभी लोग पहले सोचेंगे, अपना जो है 100% देंगे, उसके बाद हमारे आंसर को ध्यान से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जो है रहने वाला है संरक्षण। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाइगॉत्स्की के अनुसार ZPD से क्या तात्पर्य है? तो देखते हैं कि ZPD जो है किसने दिया था। तो ये वाइगॉत्स्की के अनुसार हैं। और इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो पढ़ेंगे। बच्चा जो कार्य अकेला कर सकता है, बी है बच्चा जो कार्य बिल्कुल नहीं कर सकता, बच्चा जो सहायता से कर सकता है परंतु अकेले नहीं, बच्चे की जैविक परिपक्वता स्तर। अच्छा फ्रेंड्स, देखते हैं कि जो ZPD होता क्या है। एक आपके पास होता है कि एक बच्चा है जो कि बिना सहायता से वो किसी भी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स ला सकता है, जबकि अप्रॉक्सीमेटली टोटल उसको 50 मार्क्स लाने होते हैं। इसमें से वो मात्र 30 जो है मार्क्स ही ला पाता है, और टीचर की सहायता से या स्टूडेंट्स की सहायता से वो लगभग 48 मार्क्स प्राप्त कर लेता है। जो इन दोनों के बीच डिफरेंस हुआ, यानी कि वो पहले बिना किसी मदद के 30 मार्क्स लाता था, अब टीचर की सहायता से 48 मार्क्स लाता है। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है यही आपका क्या है? ZPD। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि बच्चा जो सहायता से कर सकता है परंतु अकेले नहीं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, कि बच्चा कठिन कार्य करते समय स्वयं से बात करता है, वाइगॉत्स्की जो है इसे क्या मानेंगे? सामाजिक अनुकरण, निजी वाणी, आत्मकेंद्रिता, मौखिक अनुबंधन। देखिए, हम बात करते हैं कि वाइगॉत्स्की की। जो लेव वाइगॉत्स्की हैं ये रूस के वैज्ञानिक हैं, और जो लेव वाइगॉत्स्की हैं इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो है सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। इन्होंने भी 3 स्टेजेस बताई हुई हैं, जो है 3 प्रकार के भाषण उन्होंने बताए हैं। एक पहला इन्होंने बताया सामाजिक वार्ता, दूसरा बताया है निज वार्ता, और आंतरिक मौन और वार्ता बताया हुआ। तो पहली जो स्टेज बताई हुई है सामाजिक वार्ता, यानी कि सामाजिक अनुकरण, इसकी जो एज होती है वो आपकी पूछी तो नहीं जाती है कभी, फिर भी आप लोग जान लीजिए इसकी होती है 0 से 2 वर्ष तक। और जो निज वार्ता यानी कि निजवाड़ी की होती है वो आपकी होती है 2 से 7 वर्ष तक। अब क्वेश्चन कह रहा है, और लेकिन एक और होती है आंतरिक और मौन वार्ता। वो आपकी होती है 7 वर्ष से प्लस, यानी कि 7 वर्ष से जो है अधिक होती है। ये आप सभी लोग जो है लिख लेंगे। और इस क्वेश्चन की आंसर की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका निजी वाणी। क्या हो जाएगा? निजी वाणी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा केवल दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है, यह किस स्तर पर है? ऑप्शन है आपके सामने पूर्व पारंपरिक, एन पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक और उत्तर नैतिक। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहले आप
अपना एफर्ट डालेंगे, उसके बाद हमारे आंसर को देखेंगे। तो बात करते हैं कि कोहलबर्ग की। तो कोहलबर्ग जो है ये इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसका किया है? तो नैतिक विकास, ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है, पूछा जाता है कि नैतिक विकास का जो है सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। किन्होंने दिया है? ये कोहलबर्ग ने दिया है। और इन्होंने क्या बताया है कि ये जो है कोहलबर्ग विकास का जो है विकास के 3 स्तर बताए हैं और जो है 6 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी? 6 अवस्थाएं बताई हुई हैं और 3 स्तर बताए हैं कोहलबर्ग ने। अब इसमें से पहली जो स्तर की बात करते हैं, तो पहली स्तर जो है वो आपका है कौन सा? प्री कन्वेंशनल या पूर्व पारंपरिक स्तर, जो कि पहली होती है आपकी कितनी? 4 से 10 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा आज्ञा व दंड की अवस्था के अनुसार कार्य करता है, यानी कि बच्चा डरता है कि अगर वह कार्य यह नहीं करेगा तो वह उसको दंड मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पूर्व पारंपरिक जो है अवस्था होती है, यानी कि दंड से बचने के लिए बच्चा इसी अवस्था में कार्य और नियमों का पालन करता है। और इस अवस्था में अहंकार की भी अवस्था रहती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा क्या कहता है कि तुम मेरी अगर मदद करोगे तो ही मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने कि शिक्षक विद्यार्थियों को उत्तर बताने के बजाय ऐसे संकेत देता है जिससे वे स्वयं उत्तर खोज सके। यह किस दृष्टिकोण से संबंधित है? व्यवहारवाद, रचनावाद या परिपक्वतावाद? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका रचनावाद। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। एक विद्यार्थी कठिन प्रश्न को कई अलग अलग तरीके से हल कर सकता है। यह मुख्यतः किस चिंतन को दर्शाता है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, यांत्रिक चिंतन, अनुकरणात्मक चिंतन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहले आप अपना एफर्ट डालेंगे, उसके बाद हमारे आंसर को ज़रूर ध्यान से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। कौन सा? बी, अपसारी चिंतन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बच्चे के सीखने में पूर्व ज्ञान की भूमिका को सबसे अधिक महत्व कौन सा दृष्टिकोण देता है? तो रचनावादी, व्यवहारवादी, जैविक या अनुबंधनवादी। अब हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है रहने वाला है ए, यानी कि रचनावादी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास कुछ इस तरह से कि शिक्षक अध्याय शुरू करने से पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाता है। यह मुख्यतः किस मूल्यांकन का उदाहरण है? समेकित, प्रारंभिक, मानक संदर्भित या अंतिम? सभी लोग अपने एफर्ट्स को लगाएंगे, उसके बाद हमारे आंसर को ज़रूर ध्यान से देखेंगे। कहता है क्वेश्चन कि शिक्षक अध्याय शुरू करने से पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाता है, यानी कि जब लेसन को पढ़ाने के शुरू से पहले जो है बच्चों से क्वेश्चन वो पूछता है कि उसके पूर्व ज्ञान को पता लगाता है। तो ये जो है मूल्यांकन करने के सबसे प्रारंभ में ही ये करता है। कब करता है? ये प्रारंभ में ही करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बच्चे की गलतियां सीखने की प्रक्रिया में उपयोगी संकेत है। यह कथन किस दृष्टिकोण के अनुकूल है? रचनावादी, दंडात्मक, स्थिर बुद्धि या केवल व्यवहारवादी? तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यह जो कथन है ये आपका रचनावादी से संबंधित है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। सिंपली क्वेश्चन अब कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब
सबसे पहले हम सीखते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, ये आप सभी लोग बेहतर ढंग से जानते होंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, कि सभी बच्चों को बिल्कुल एक ही तरीके से पढ़ाना, केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग कक्षा बनाना, विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में अनुकूल करना, कमज़ोर बच्चों को आसान पाठ्यक्रम देना। इन सभी में से देखते हैं कि कौन सा सिद्धांत सेटिस्फाइड करता है। तो हम सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। कमज़ोर बच्चों को आसान पाठ्यक्रम देना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में अनुकूल करना, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और बात करते हैं बी की, तो केवल विशेष आवश्यकता वाले को अलग अलग कक्षा बनाना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सभी बच्चों को बिल्कुल एक ही तरीके से पढ़ाना, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों को एक ही तरीके से नहीं पढ़ाना है, जैसी उसकी आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार उसको शिक्षा देनी है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास कुछ इस तरह से कि बच्चा किसी कार्य को शिक्षक की सहायता से सफलतापूर्वक करता है लेकिन अकेले नहीं कर पाता, यह किसकी ओर संकेत करता है? आपके सामने ऑप्शन है वास्तविक विकास स्तर, निकटस्थ विकास क्षेत्र, मानसिक आयु, नैतिक विकास। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करवाया हुआ है, मॉक टेस्ट नंबर 1 में भी था। इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि किसी क्वेश्चन को पढ़ें, एक बार नहीं समझ में आता दोबारा फिर से पढ़ें, कि बच्चा किसी कार्य को शिक्षक की सहायता से सफलतापूर्वक करता है लेकिन अकेले नहीं कर पाता है, किसकी ओर संकेत करता है? यह संकेत करता है ZPD की ओर, यानी कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। एक शिक्षक बच्चे की वर्तमान उपलब्धि की तुलना उसकी पिछली उपलब्धि से करता है, यह किस प्रकार का दृष्टिकोण है? ऑप्शन है आपके सामने प्रतियोगी, व्यक्तिगत प्रगति आधारित, मानक आधारित या दंडात्मक। बताएंगे सभी लोग। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि व्यक्तिगत प्रगति आधारित। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। एक क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। यदि विद्यार्थी कहता है मैं यह काम इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे स्वयं सीखने में आनंद आता है, तो यह किस प्रकार की प्रेरणा है? आपके पास ऑप्शन है कि बाह्य, आंतरिक या नकारात्मक या सामाजिक। देखिए, जब आप ये कहते हैं कि मैं यह काम इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे इसमें सीखने में आनंद आता है, तो ये आप बाह्य रूप से नहीं कहते हैं, ये बल्कि आप कहते हैं किस ओर से जो है वो कहते हैं आप आंतरिक ढंग से। किससे कहते हैं? आंतरिक ढंग से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। कह रहा है कि बच्चों को बार बार असफलता मिलने के बाद शिक्षक छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य देता है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रतियोगिता बढ़ाना, आत्म प्रभाविता बढ़ाना, दंड देना या निर्भरता बढ़ाना। देखिए, आपके पास ऑप्शन है, बहुत ही अच्छे हैं। प्रतियोगिता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता है इसका, लेकिन आत्म प्रभाविता बढ़ाना नहीं, यानी कि उसके अंदर आत्मनिर्भर बनाना बच्चे को, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि पियाजे के अनुसार दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई किससे संबंधित है? संरक्षण, आत्मकेंद्रिता, वर्गीकरण या प्रतिवर्तनीयता। बताएंगे आप सभी लोग, अपना एफर्ट डालेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कि पियाजे के अनुसार दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण का समझने में कठिनाई किससे संबंधित है? तो वो आपका हो जाता है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति की, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति क्या समझ रहा है उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि आत्म केंद्रित होना पड़ता है, यानी कि अपना जो मस्तिष्क है उसकी ओर केंद्रित करना पड़ता है।
मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होने वाला है बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि इसका फोल्डिंग का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। शिक्षक हमारे उत्तरदाता है, या शिक्षक अस्थायी सहायता देकर धीरे धीरे उसे हटा दें, बच्चे को कठिन प्रश्न ना देना, बच्चे को केवल पुस्तक पढ़ने देना। अच्छा, बात करते हैं हम किसकी, तो इसका फोल्डिंग की। तो इसका फोल्डिंग क्या होता है हम पहले सबसे पहले सीखेंगे। इसका मतलब होता है अस्थायी मदद देना, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से उसको हेल्प करना, जितनी उसको आवश्यकता है उसको उसी प्रकार से जो है सहायता देना। इसका मतलब होता है अस्थायी हेल्प। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में हमारे ऑप्शन है कि शिक्षक हमेशा उत्तर बताता रहे, ये नहीं हो सकता है। शिक्षक अस्थायी सहायता देकर धीरे धीरे उसे हटा दे, बिल्कुल सही हो जाएगा। और बच्चे को कठिन प्रश्न ना देना, ये गलत हो जाएगा। बच्चे को केवल पुस्तक पढ़ने देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 है, मैं नियम इसलिए मानता हूँ क्योंकि समाज में व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। यह कोहल वर्ग के किस से संबंधित है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोहल वर्ग से क्वेश्चन रिलेटेड, ये आपका क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आता रहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मैं नियम इसलिए मानता हूँ क्योंकि समाज में व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। यह कोहल वर्ग के किस चरण से संबंधित है। मतलब कोहल वर्ग ने, अभी मैंने बताया था, कोहल वर्ग ने 3 स्टेजेस व 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हुई हैं। पहली हमने बताया था प्री कन्वेंशनल, दूसरी बताया था कन्वेंशनल, और तीसरी थी पोस्ट कन्वेंशनल। तो पहली जो प्री कन्वेंशनल थी वो थी आज्ञा व दंड की अवस्था, और उसमें क्या बच्चा करता है कि डर से बचने के लिए, यानी कि मार से या दंड से बचने के लिए वो किसी भी कार्य को वो करता है आसानी से। और दूसरी जो थी कन्वेंशनल लेवल, यानी कि कन्वेंशनल, ये लिख लेंगे, ये कन्वेंशनल जो एज थी इसकी हमने बताया था कितनी थी, 10 से 13 वर्ष तक। और जो इसमें क्या था, एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की आती है, इसी में आता है। अच्छा लड़का एंड लड़की, इसी जो है एज में आपको देखने को मिलता है कि दूसरों के खुश प्रवृत्ति और अपेक्षाओं को पूरा करना इसी में आता है, और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना भी इसी में आता है, और नियम व कानून को बनाए रखना इसी एज के अंतर्गत भी आता है। तो क्या होता है इसमें, नियम और कानून को बनाए रखना, नियम व कानून को बनाए रखना भी इसी एज में आते हैं। तो चलते हैं हम ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन हमारे पास है कि दंड व आज्ञा का पालन, ये कौन सी एज है, ये प्री कन्वेंशनल एज है, तो गलत हो जाएगा ये। साधनात्मक उद्देश्य, ये भी नहीं होगा। कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, जो है क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। बच्चा यह मानता है कि लंबा गिलास छोटे गिलास से अधिक पानी रखता है, जबकि दोनों में समान पानी है, यानी कि, और यह किस अवस्था की विशेषता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लंबा ग्लास है, कि एक जो है कैसा है, लंबा ग्लास है, और एक चौड़ा ग्लास है परंतु वह छोटा है। दोनों में जो है समान मात्रा में 1-1 लीटर आपका पानी भरा हुआ है। ये तो कम भरा है, इसमें भी 1 लीटर पानी है। ठीक है, तो यह किस अवस्था में आएगा यह किस अवस्था की विशेषता है, यानी कि बच्चा इसमें यह समझ नहीं पाता, यानी कि तर्क नहीं दे पाता है। और हम सबसे पहले सीखेंगे कि ये जो 4 अवस्थाएं दी गई हैं, ये चारों अवस्थाएं किसने दी है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि 4 अवस्थाएं जो है किसने दिया है, पियाजे ने दिया है। ठीक है, और ये जो पहली अवस्था ये है आपकी 0 से 2 वर्ष तक होती है, और ये होती है 2 से 7 वर्ष तक होती है, और ये होती है कितनी, 7 से
11 वर्षों तक और ये होती है 11 से 15 वर्ष तक। ये आप लोगों ने सीख लिया। अब क्वेश्चन के पास हम चलते हैं। संवेदीगामक अवस्था, जो संवेदीगामक अवस्था होती है इसमें बच्चा स्थायित्व बना लेता है और जो है अनैच्छिक क्रियाएं करता है। इसमें बच्चा जो है हाथ, नाक व मुंह को काम करने लग जाता है। देन और हम बात करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। यह जो है तार्किक चिंतन के पहले की अवस्था भी मानी जाती है। यानी कि अब क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि एक लंबा गिलास है और छोटा गिलास है, ये पानी जो है समान मात्रा में है। बच्चा इस पर तर्क नहीं दे पाता है। इसका मतलब कि यह अवस्था जो हो जाती है वो पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था हो जाती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा प्रश्न उच्च स्तरीय चिंतन को सबसे अधिक बढ़ावा देता है। जल का सूत्र क्या है, प्रकाश की परिभाषा क्या है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा, वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो गाइस हम चलते हैं फिर इस क्वेश्चन के पास कि कह रहा है कि जल का सूत्र क्या है। तो जल का सूत्र सभी बच्चे जानते हैं कि H2O होता है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि उच्च स्तरीय चिंतन को सबसे अधिक बढ़ावा देता है, मतलब जिसमें सबसे अधिक चिंतन करना पड़ता हो वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है। तो प्रकाश की परिभाषा भी बच्चे याद कर लेते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। वर्ष में कितने महीने होते हैं ये भी बच्चे याद कर लेते हैं आसानी से। इसमें भी आप जो है इसमें भी चिंतन नहीं करना होता है। और बात करते हैं कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि इसमें बच्चे को तर्क देना नहीं आता है। इसमें तर्क देना पड़ता है, अधिक सोचना पड़ता है क्या है क्यों है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि यदि शिक्षक बच्चों को समस्या का समाधान स्वयं खोजने देता है तो शिक्षक की भूमिका मुख्यतः क्या है, नियंत्रक, सुविधादाता, परीक्षक या दंडाधिकारी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सुविधादाता। यानी कि यदि शिक्षक बच्चों को समस्या का समाधान एवं खोजने देता है, यानी कि जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए अगर टीचर बच्चे को ही स्वयं कहता है तो वो ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि बुद्धि एक स्थिर क्षमता और इसे बदला नहीं जा सकता, यह किस मानसिकता का उदाहरण है। विकासात्मक मानसिकता, स्थिर मानसिकता, रचनात्मक मानसिकता या सामाजिक मानसिकता। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताएंगे सभी लोग कि आपका हो जाएगा विकासात्मक मानसिकता। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 22। कह रहा है कि किसी बच्चे को सीखने की कठिनाई को समझने के लिए शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो बच्चे को कमज़ोर घोषित करना चाहिए, अन्य बच्चों से तुलना करना, कठिनाई से के कारणों का निदान करना, उसे कक्षा में अलग कर देना। ये देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो सबसे पहले कोई ऑप्शन नंबर है आपका बच्चों को कमज़ोर घोषित कर देना, ये बिल्कुल नहीं करना है। अन्य बच्चों के से तुलना बिल्कुल भी नहीं करनी है। कठिनाई के कारणों का निदान करना, यानी कि पहले उसको पहचानना उसके बाद उसका निदान करना सही हो जाएगा। और उसे कक्षा से अलग बिल्कुल भी नहीं करना है ताकि वह निष्क्रिय ना हो या चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, गार्डनर से, स्किनर से या पियाजे से या कोहलबर्ग से या किससे। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया हुआ है, वो आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया हुआ है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कविता लिखने और भाषा के प्रभावी उपयोग से संबंधित बुद्धि है तार्किक, गणितीय, भाषिक या स्थानिक या शारीरिक गतिज। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका बी रहने वाला है, यानी कि भाषिक।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 25। बच्चे के विकास को सबसे उपयुक्त रूप से कैसे समझा जाना चाहिए? केवल आनुवंशिकता का परिणाम, केवल वातावरण का परिणाम, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम, केवल विद्यालयी शिक्षा का परिणाम। चलते हैं हम इस क्वेश्चन की सॉल्विंग की ओर की 25 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो कह रहा है कि बच्चे के विकास को सबसे उपयुक्त रूप से कैसे समझा जाना चाहिए। उसको हमें समझा जाना चाहिए कैसे? तो केवल आनुवंशिकता के परिणाम से नहीं, वातावरण का परिणाम से बिल्कुल भी नहीं, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम, यानी कि दोनों से समझा जाना चाहिए। तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 की। कह रहा है कि यदि शिक्षक केवल परीक्षा के अंकों के आधार पर विद्यार्थी की क्षमता निर्धारित करता है तो मुख्य समस्या क्या है? परीक्षा लिखित है, मूल्यांकन के लिए केवल एक स्रोत का उपयोग हुआ है, प्रश्न कठिन है, अंक कम है। तो बात करते हैं कि परीक्षा लिखित है तो ये आपका गलत हो जाएगा। मूल्यांकन के लिए केवल एक स्रोत का उपयोग हुआ है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है नैदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नैदानात्मक या निदानात्मक मूल्यांकन क्या है? अंतिम ग्रेड देना, ये गलत हो जाएगा। सीखने की कठिनाइयों और उनके कारणों की पहचान करना, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास, पूरा कर देते हैं हम अभी। कह रहा है कि एक बच्चा किसी समस्या का समाधान पहले से सीखी हुई रणनीति को नई परिस्थिति में लागू करता है, यह किसका उदाहरण है? अनुप्रयोग, अनुकरण या इस विस्मरण या दंड का? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि अनुप्रयोग। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास कि सीटेट के संदर्भ में एक प्रभावी शिक्षक को बच्चे की गलती पर क्या करना चाहिए? तुरंत दंड देना चाहिए, तुरंत दंड बिल्कुल नहीं देना है, और गलती को सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना राइट ऑप्शन हो जाएगा। और बच्चे को उत्तर सीखने से रोकना, ये नहीं करना है। उसकी तुलना पूरी कक्षा से करना, ये भी नहीं करना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि एक शिक्षक कहता है कि तुम अभी यह प्रश्न नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अभ्यास और सही रणनीति से कर सकते हो। यह किस धारणा को दर्शाता है? मानसिक स्थिरता को दर्शाता है, विकासात्मक मानसिकता या व्यवहारवादी अनुबंधन या फिर नकारात्मक प्रेरणा? तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन की ओर की। कहता है इस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। तो आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब आप लोग बताएंगे कि आपका आज का स्कोर क्या रहा 30 में से। और ये क्लास जो है आपको शेयर और लाइक भी करनी है, और इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।